जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे पाचन तंत्र हमारे शरीर में कैसे होता है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग शामिल होते हैं और इसकी कौन कौन सी प्रक्रिया से पाचन तंत्र हमारे शरीर में होता है। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से पाएंगे और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी हो, चाहे वो परीक्षा की तैयारी करता हो या वो ऐसे हो, अगर वीडियो देखेगा तो उसको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के जो भी अंग हैं कैसे कार्य करते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, बेसिक जानकारी हमको होना चाहिए। तो इसी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए। तो हम बताते हैं पहले आपको कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि सर्वप्रथम पाचन क्रिया की शुरुआत जानना जरूरी है। तो इसलिए पाचन की क्रिया की शुरुआत मुख्यतः इसको फिजिको केमिकल प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल भी प्रक्रिया होती है और केमिकल भी प्रक्रिया होती है। तो इसलिए पाचन क्रिया को हम फिजिको केमिकल प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि अगर भोजन हम करते हैं तो उसको पहले हाथ से उठाते हैं, फिर मुंह में डालते हैं और फिर मुंह में दांतों के द्वारा चबाया जाता है और फिर कुछ हमारे मुंह के अंदर एंजाइम निकलते हैं इसको लार ग्रंथि के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे ग्रास नली के माध्यम से पेट में जाते हैं और फिर इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इस तरह धीरे धीरे प्रोसेस होता रहता है और पाचन क्रिया होती रहती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे मुख में जो एंजाइम निकलते हैं कौन कौन से निकलते हैं और लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो शरीर में हमारे 3 प्रकार के लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि और सबलिंगुअल, जिसको मैगजिला भी कहते हैं, और सबलिंगुअल होती है। सबलिंगुअल जो लार ग्रंथि होती है वो जीभ के दोनों साइड पाई जाती है, एक एक जोड़ी होती है, और पैरोटिड जो होती है वो कान के नीचे पाई जाती है, और जो मैगजिला होती है यानी सबमैंडिबुलर जो होती है वो जबड़े में पाई जाती है। तो इस पर लार ग्रंथियां 3 प्रकार की पाई जाती हैं, जिनसे कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जैसे एमाइलेज हो गया, टाइलन हो गया और लाइसोजाइम, लाइपेज, डायस्ट्रिन, कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो पाचन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसमें एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, और स्टार्च जो होता है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि मुख में जो ये कूचने की प्रक्रिया होती है, भोजन खूब देर से कूचा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को जो एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, और स्टार्च इसी को कहते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है फिर उसको स्टार्च में रूप परिवर्तित करता है, फिर इसके बाद टाइलिन जो होता है इसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और मुंह में हमारे पाचन क्रिया की शुरुआत होती है, ना कि पाचन क्रिया होती है। इसमें जो एंजाइम होते हैं हमारे लार ग्रंथि से जो निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट वसा को तोड़ने का काम करते हैं, ताकि अंदर जब पेट में भोजन जाता है तो वहाँ पाचन क्रिया आसानी से हो सके। इसके बाद टाइलिन जो होता है, टाइलिन और एडास्टेज यानी ये स्टार्च जो होता है, मंड यानी चोकर, जो रोटी हम खाते हैं तो रोटी खाते हैं तो उसमें चोकर होता है जो गेहूं के आटे के ऊपर होता है, उसको अगर वो ना हो तो हमारे शरीर में पाचन क्रिया बहुत आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। फाइबर पाचन क्रिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए टाइलिन जो है ये स्टार्च को पाचित करता है, और इसके बाद जो मंड चोकर है इसका भी पाचन करता है। इसके बाद जो म्यूकस होता है, जब हम भोजन को चबाते हैं मुंह में, तो म्यूकस जो है वो भोजन को चिपचिपा बनाए रखता है, ताकि जो ग्रास नली में जाने से ग्रास नली भोजन जाता है तो उसको आसानी से चला जाए, इसलिए उसको चिपचिपा बनाए रखता है। और फिर जो स्टार्च होता है ये पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड मतलब ये जो चॉकलेट और बीज में आदि खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जो प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसको मुख्यतः ग्लूकोज के माध्यम जैसा ही इसको प्राकृतिक रूप से परिवर्तित किया जाता है और ग्लूकोज के आकार में इसको संरक्षित किया जाता है। तो ये इसके बाद शरीर में हमारे जो ग्रसनी होती है, ये यहाँ अंदर जाके ये ग्रसनी होती है। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, ये यहाँ पे होती है जो जीभ के पीछे, जिसको तालू कहा जाता है, यहाँ पे ग्रसनी होती है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक कंठ द्वार होता है और एक निगल द्वार होता है, यानी एक कंठ द्वार होता है, एक निगल द्वार होता है, यानी 2 छिद्र जो होते हैं। एक छिद्र से भोजन जाता है और एक जो छिद्र होता है उससे सांस जाती है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला तो सबसे ऊपर वाला भाग जिसको नासोफिर्निक्स कहा जाता है। नासोफिर्निक्स ये जो है नाक से जुड़ा होता है, इससे सांस अंदर बाहर जाती है, और फिर जो निचला वाला भाग होता है उसको ओसोफिर्निक्स कहा जाता है, इससे खाना नीचे जाता है। और फिर जो मध्य वाला भाग होता है ये स्वर यंत्र होता है, और इसके बीच में जो लगा होता है, जो सांस को और खाने को बीच में एक तालु जिसको कहते हैं, उसको
एपिग्लोटिक्स कहा जाता है। उसी के माध्यम से भोजन जो है श्वास नली को में अंदर जाने से रोकता है। अगर थोड़ी भी दिक्कत हो जाती है, अगर हम खाना खाते हैं, अगर एक साथ ही अगर सांस भी आ जाए और भोजन भी मतलब निकलने लगते हैं तो उच्च हो जाता है। तो इसीलिए वो हो जाता है क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो जाती हैं। तो इसलिए जब दोनों प्रक्रियाएं जब वो एक साथ हो जाती हैं तो हमें उच्च हो जाता है। और इसके जो रोकने के लिए ये एपिग्लॉस्टिक काम करता है, ये भोजन को श्वास नली के अंदर नहीं जाने देता है। इस प्रकार ग्रसनी में जो एपिग्लॉस्टिक होता है वो खाना को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसके बाद फिर ये जो आहार नाल हमारी होती है, यहाँ पे दोनों साइड ये छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पाचन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके दोनों साइड ये ऊपरी यहाँ पे जो एक घेरा टाइप पाया जाता है, ये मांसपेशीय वलय होता है जिसको स्फिंक्टर कहते हैं। तो एक निचला स्फिंक्टर होता है और एक ऊपरी स्फिंक्टर होता है। यहाँ पे ये जो निचला स्फिंक्टर होता है ये जो पेट में एसिड होता है इसको ऊपर जाने से रोकता है, और जो ऊपर वाला स्फिंक्टर होता है ये भोजन को नीचे खिसकाने में मदद करता है। और ग्रास नली में क्रमाकुचन होता है। ध्यान रखना, ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ क्रमाकुचन होता है। और यह इसमें मांसपेशीय वलय होते हैं जो पेरिस्टालसिस एक मांसपेशी होती है, उसी माध्यम से भोजन को धीरे धीरे नीचे खिसकाने में मदद मिलती है। इस प्रकार हमने जाना कि ग्रसनी क्या होती है और फिर ग्रास नली जो है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, इसको ग्रास नली कहते हैं। ये जो है ग्रास नली होती है, और जो पाचन क्रिया होती है पूरे शरीर में हमारे, उसको आहार नली कहते हैं। यानी ये पूरा सिस्टम जो पाचन तंत्र का होता है, ये इस पूरे सिस्टम को जब एक पाइप के माध्यम से होता है, एक तरह ये देखा जाए तो ये कैनाल पूरी होती है, पाइप की तरह होता है, और उसके पास छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो पाचन क्रिया की भूमिका निभाती हैं। तो ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं, यानी आहार नली बोलते हैं। ये ग्रास नली है और ये पूरी जो है ये आहार नली है, यानी इसको फूड पाइप कहते हैं। ये ग्रास नली जो है इसको फूड पाइप कहते हैं। और ये जो पूरे शरीर में जो हमारे होती है ऊपर से नीचे तक, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी आहार नली कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर के आसपास होती है, यानी 32 फीट के आसपास होती है। और ये जो ग्रास नली है इसकी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, यानी 10 से 12 इंच होती है। और यहाँ पर ये आमाशय जो है ये भी एक प्रकार पाइप का ये हिस्सा है, नली का यही पार्ट है जो यहाँ पे थोड़ा चौड़ा होता है। और ये 25 से 30 सेंटीमीटर ये भी चौड़ा इसकी लंबाई होती है। और फिर देखा जाए तो जो छोटी आंत हमारी होती है ये लगभग 7 मीटर के आसपास लंबी होती है, और जो बड़ी आंत होती है ये 1.5 मीटर के आसपास लंबी होती है। तो इस प्रकार अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी ऊपर से नीचे तक 9 मीटर के आसपास बनती है, जिसको पूरी आहार नली बोला जाता है। और देखा जाए जो हम पानी पीते हैं, डॉक्टर हमें क्यों बताते हैं कि 4 से 5 लीटर तक पानी पीने की आवश्यकता होती है, तो वो भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे देखा जाए जब मुख में हमारे लार ग्रंथियां हैं 1 से 1.5 लीटर के आसपास ये लार बनते हैं हमारे शरीर में। उसके बाद जब भोजन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है, जो जठर रस बनता है, लगभग 2.5 से 3 लीटर तक जठर रस बनता है। और उसके बाद 7 से 800 ml तक पित्त बनता है। इस प्रकार टोटल देखा जाए तो कम से कम 4 से 5 लीटर के आसपास हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता अवश्य होती है। तो इसीलिए डॉक्टर बताते हैं कि 4 से 5 लीटर तक पानी पीने की आवश्यकता जरूर होती है, और पीना भी चाहिए हर आदमी को। भोजन जो हम खाते हैं जब कुचल जाता है पूरी तरह से, तो उस कुचले हुए एकदम मिक्स हुए लार से जो मिक्स हो जाता है, मिक्स हुए भोजन को बोलस कहा जाता है। और फिर जो धीरे धीरे पेट में जाता है तो वहाँ पे कायम के आकार में बदल जाता है। इसके बाद जो ग्रसनी में स्वरयंत्र होते हैं या छोटे छोटे जो टांसिल होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम का भी काम करते हैं, क्योंकि ये इनके माध्यम से ही जीभ में अगर शरीर में अगर कुछ दिक्कत होती है तो जीभ का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए इम्यून सिस्टम का भी एक प्रकार काम करते हैं, और उससे पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और डॉक्टर समझ जाते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है। फिर यहाँ पे जो स्वरयंत्र होते हैं, छोटे छोटे टांसिल होते हैं, और ग्रसनी में अगर दिक्कत होती है तो गर्म पानी से गरारे करने से ठीक हो जाते हैं, या फिर
हल्के फुल्के दवा लेनी पड़ती है, इससे ठीक हो जाता है। और ग्रासन लाइन में एसोफेगियस कैंसर होता है जो नॉर्मली ज़्यादातर नहीं होता है, और हो भी जाता है अगर हो भी जाता है तो इसमें जो निचला स्फिंक्टर होता है यहाँ पे, इस जगह पे वो खाना निकलने में दिक्कत होने लगती है और हम खाना नहीं खा पाते हैं। इसी तरह अगर लार कम बनती है शरीर में तो जीरोस्टिया नामक रोग हो जाता है, और अगर लार अधिक बनती है तो तंत्रिका तंत्र की समस्या हो जाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जिन बच्चों में अधिक ज़्यादा लार बनती है, बहुत अधिक मात्रा में बनती है, तो तंत्रिका तंत्र में कुछ समस्या हो सकती है, जिससे डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी होता है। ये जो लार होती है ये अम्लीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान 6.2 से 7 के आसपास रहता है, और अम्लीय होने के कारण ये धीरे धीरे भोजन जो हमारे पेट में पहुंचता है, फिर यहाँ पे जठरस मिलता है जिसको जो बहुत ही एसिडिक होता है। इतना एसिडिक होता है कि खाने को 3-4 घंटे में एकदम गला देता है, सड़ा देता है, और 3-4 घंटे यहाँ पे भोजन हमारे पेट में रहता है। इसके बाद धीरे धीरे फिर पाइलोरस के माध्यम से छोटी आंत में जाता है, जहाँ पर पूर्ण पाचन प्रक्रिया होती है, और इसमें पित्त रस और आग्नाशयी रस बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से छोटे आंत में भोजन की पाचन क्रिया समाप्त होती है। इसके बाद धीरे धीरे फिर एनस के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर हो जाता है। लेकिन ये तो हम आपको संक्षिप्त में बताए हैं, फुल डिटेल में हम आपको कल आमाशय और अग्नाशय इसमें क्या अंतर होता है ये भी बताएंगे, और इसके बाद पित्त रस, ये पित्ताशय कहाँ पे होता है, कैसे बनता है पित्त, और छोटे आंत में पाचन क्रिया कैसे होती है, कौन से पार्ट होते हैं, इनकी विशेष जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए बने रहिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।